बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं इस मंच को, देखने समय है इस तरह आप लोगों को कभी नहीं देख पा रहे। इस वाले जगह को नज़र मिलने के लिए छोड़ दीजिए VIP। एक विद्वान, अनुभवी और दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता हमारे अनुभव मानी राजपाल से आर्य मोहम्मद खां कर रहे हैं, जिनका जीवन मूल्यों, विवेक और विचारशीलता का प्रतीक है। आपके सानिध्य में हमें न केवल प्रेरणा मिलती है बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता भी दृढ़ होती है। साथ ही हम सबके लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का अवसर है कि हमारे जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल एक प्रखर राजनेता, कुशल प्रशासक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व माननीय सिन्हा जी पधारे हैं। आपकी सरलता, पारदर्शिता और विकास दोनों कार्यशैली ने आपको विकास की पहचान दिलाई है। राष्ट्रहित, ईमानदारी और जनसेवा के प्रति आपका समर्पण हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। इस दाने परिवार आपके सानिध्य को गौरव और अवसर मानता है। हम आप दोनों अभिभावकों एवं इस कृषि परीक्षा में बैठे एक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और 1960 में स्थानांतरण के बाद से इस विश्वविद्यालय में निरंतर बढ़ती का मान तय किया। आज यह 42 अंगीभूत कॉलेजों और 213 स्नातक महाविद्यालयों से संपर्क होकर 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों और 2500 से अधिक शिक्षकों के साथ राज्य के शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। इस विद्यालय की ऐतिहासिक उपलब्धि यह है कि पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर बिहार और झारखंड के सारे शासकीय विश्वविद्यालय इसी से निकले हैं। आज यह विश्वविद्यालय तिरहुत और चंपारण की पूर्ण भूमि सहित
हम यह बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, आचार्य देवी कृपलानी, राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर जैसी महान विभूतियों ने इस विश्वविद्यालय की अभिभूत संस्था लंगट सिंह कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य किया है। हमें यह बताते हुए भी अत्यंत गर्व हो रहा है कि पीजी के उत्तीर्ण छात्रों में से 98% ने प्रथम श्रेणी प्राप्त किया है, जो हमारी शैक्षिक गुणवत्ता का स्पष्ट प्रमाण है। आज तिरपन विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जा रहे हैं, जिनमें 39 छात्राएं हैं। 159 शोधार्थियों को PhD और डीलिट की उपाधि मिल रही है, जो हमारी शोध संस्कृति के सशक्त विस्तार का परिचायक है। विगत 1 वर्षों में विश्वविद्यालय ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय ने नए भारत में उच्च रैंकिंग सुनिश्चित करने हेतु ठोस सुधारात्मक कदम उठाए हैं। परीक्षाओं के परिणाम अब समय पर और पारदर्शी ढंग से घोषित किए जा रहे हैं। पर रिसर्च पॉलिसी 2024 लागू कर शोध की गुणवत्ता और नैतिकता को हमने सुनिश्चित किया है। स्कोपस और वेब और आप साइंस में सूचीबद्ध Q1 और Q2 जर्नल में अपना शोध पत्र प्रकाशित करने वाले 21 शिक्षकों को गत वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर हमने रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। हमारे विश्वविद्यालय का रिसर्च साइटेशन भी बढ़कर 3500 हुआ है। नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेल को स्थापित किया गया है। विगत 1 वर्ष में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IIT, NIT और केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित 40 से अधिक संस्थाओं के साथ समझौते हुए। प्रत्येक सोमवार को छात्र संवाद कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा रहा है। 17 वर्षों बाद विश्वविद्यालय ने खेल प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय भागीदारी की है। कलकत्ता एवं दिल्ली में आयोजित ईस्ट टूर और कल्चरल फेस्ट में विश्वविद्यालय की सक्रिय भागीदारी और पुरस्कारों ने हमारे गौरव को ऊंचा किया। छात्रों के नामांकन में ऐतिहासिक वृद्धि हुई। स्नातक स्तर पर 1,30,000 से बढ़ के 1,65,000 और स्नातकोत्तर स्तर पर 7,000 से 11,000। अत्यंत ही पारदर्शी तरीके से विश्वविद्यालय के कुलपति का चयन हुआ है और इसी वर्ष 26 जनवरी को उसे अंगीकार किया गया है। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए 12 वर्षों के अंतराल के बाद सीनेट सिंडिकेट और एकेडमिक काउंसिल का चुनाव पूर्वक संपन्न कराया है। आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार। हमारा यह ऑडिटोरियम, कम्युनिटी हॉल, स्वास्थ्य केंद्र, प्रिंटिंग प्रेस, कैंटीन पिछले 15 से 20 वर्षों से बंद पड़े और शैक्षणिक भवन, प्रशासनिक भवन, खासकर से लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों के आवास इत्यादि की हालत अत्यंत दयनीय। हमने युद्ध स्तर पर कार्य करके सबका रिनोवेशन करा के सबको जीवंत किया है और यह कार्य निरंतर जारी है। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि उचित लागत पर क्वालिटी का काम, नए गेस्ट हाउस का निर्माण हुआ है। विगत 1 वर्ष में हमारे शिक्षकों ने 20 से अधिक सेमिनार और वर्कशॉप कराकर अकादमिक ऊर्जा का संचार किया है। इस सत्र से पीजी स्तर पर 5 नए विभाग, संगीत, समाजशास्त्र, भोजपुरी, विधि और प्रबंधन खोलने का निर्णय हुआ और यूजी स्तर पर बीटेक हम शुरू कर रहे हैं। शिक्षकों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही पीपीओ प्रदान करने की शुरुआत हुई। हमारे अनुरोध पर SBI ने हमारे पास का सौदीकरण और देखभाल का जिम्मा उठाया है। वहीं PNB ने 100 फीट ऊंचा तिरंगा स्थापित किया है, जो निरंतर हमें राष्ट्र का गौरव बोध करा है। प्रशासनिक भवन में प्रवेश करते ही मां सरस्वती की दिव्य और अलौकिक प्रतिभा स्थापित की गई है, जिसने आभा मंडल ही बदल दिया। आज का यह समारोह केवल उपाधि वितरण नहीं, बल्कि हमारे विद्यार्थियों की उज्ज्वल घोषणा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे छात्र न केवल राज्य और राष्ट्र बल्कि वैश्विक स्तर पर भी विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। मैं अपनी मंगल कामनाएं देते हुए आपसे एक लाइन कहना चाहता हूँ। लाइक ए ट्री, यू ईच मस्ट फाइंड ए प्लेस टू
grow and branch out. हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करते हुए जीवन पर्यंत अपनी इस संस्था से जुड़े रहें और जब भी आप अपने सहयोगियों गुरुओं से मिलकर बीते पलों की मीठी यादों में खो जाने का मन करे, हमारे पास आइए। हम अपने एलुमनाई सेल द्वारा आपके लिए एलुमनाई मीट का आयोजन करेंगे। हमने एलुमनाई सेल का पिछले वर्ष ही विधिवत गठन कर उसे रजिस्टर्ड कराया है। इसी वर्ष 75 बैच के जुलानी के पुरातन छात्रों का अत्यंत सफल गोल्डन जुबली एलुमनाई मीट कराया गया, जिसमें हमारे पुरातन छात्र जिन्हें हम अपना मानस पुत्र कहते हैं अमेरिका से चल गया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आना जब समय मिले, आना जैसे बारिश के बाद आता है शरद, आना जैसे बसंत आने पर खिल जाते हैं। अंत में मैं इस गौरवशाली विश्वविद्यालय और इसके एक शिक्षक एक अंश को कोटि नमन करता हूँ, जिसने इस पूरे भूभाग में पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा की अखंड ज्योति जलाई। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप सभी के आशीर्वाद और हमारे शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लगन और कठिन परिश्रम से हम आने वाले समय में विश्वविद्यालय के मान, सम्मान, गरिमा और वैभव को और ऊंचाएंगे। माननीय राज्यपाल सर महोदय और माननीय उपराज्यपाल महोदय के प्रति गहन आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही सभी अतिथियों, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को उनके सहयोग और योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विभाग विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय, विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर समीर कुमार शर्मा जी, राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, विद्वतजन, कार्यकारी परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, बात शुरू करने के पहले मैं पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स तथा उनके टीचर्स को और यहाँ मौजूद सभी अभिभावकों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य मैं देख रहा था, नास्ति विद्या समम चक्षु, ज्ञान के समान कोई आंख नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ आंख का जो संबंध है वो विजन और विजन से, जो आपको चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की क्षमता प्रदान करता है। इस श्लोक के आगे की जो पंक्तियां हैं उन्हें मैं पूरा करना चाहूँगा। नास्ति सत्य ममं तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। अर्थात सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है और आसक्ति के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं। यह आदर्श वस्तुतः हमारी बाहर और भीतर दोनं आत्माओं को खोलकर हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। दो विद्यार्थी अगर बाहर आकाश में किसी बादल को देखते तो उन्हें उसी बादल में दो अलग अलग प्रकार की आकृति दिखाई पड़ती है। कभी सफेद दीवार और रंग गिर जाए तो उसमें भी उन्हें दो अलग अलग आकृति दिखाई पड़ेगी। एक छोटी कहानी से अपनी बात शुरू करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आप सब जानते हैं। पहली बार जब
श्री रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो स्वामी विवेकानंद जी का प्यार से करी करती थी। उन्हें हर शब्द के लिए प्रमाण चाहिए और उस समय वो विवेकानंद नहीं हुए। उन्हें परिवार में जो नाम दिया था नरेंद्र नाथ, उसी नाम से जाने जाते थे। रामकृष्ण परमहंस ने देखा युवा नरेंद्र नाथ में असीमित संभावनाएं, लेकिन वह संभावनाएं सिर्फ जिज्ञासा शांत करने से नहीं समाप्त, सिर्फ उत्तर और प्रमाण देने से नहीं खत्म होगी, बल्कि विवेकानंद को स्वयं अपनी खोज में उतरना। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से सवाल जवाब शुरू किया। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम यह सब तर्क छोड़ दो, जरा मुझे गीता पढ़कर सुनाओ। विवेकानंद जी ने गीता पढ़नी शुरू की और गीता समाप्त करते करते उनकी आंख खुल गई और नरेंद्र नाथ विवेकानंद हो गए। उसी तरह मुझे लगता है कि आज विकसित हो रहे सभी विद्यार्थी जब इस विश्वविद्यालय परिसर में पहली बार आए थे, तब जीवन की तमाम संभावनाएं लेकर आए। आपके अध्यापकों का काम सिर्फ इतना था कि उन्हें स्वयं से परिचित करा दें, क्योंकि मेरा मानना है कि ज्ञान अर्जन की यात्रा स्वयं को जानने से ही प्रारंभ होती है। फिर यात्रा में बाकी जो मिलता जाता है वह तो एक उपहार है, गिफ्ट है। वो मेरिट सर्टिफिकेट हो या गोल्ड मेडल, इसका बहुत बड़ा मैं नहीं मानता। कुछ अनगढ़ पत्थर इस परिसर में आए, अब तरासे हुए हीरे के रूप में इस परिसर से बाहर निकल रहे हैं। मित्रों, आज दीक्षांत समारोह में कुछ विचारों को मैं आपसे साझा करूं। उसके पहले मुजफ्फरपुर की पावन धरा के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा। नई पीढ़ी के ज़्यादातर युवा परिचित होंगे। मुजफ्फरपुर बाबू लंगड़ सिंह जी की पूरी भूमि है, जिन्होंने उस जमाने में यहाँ एक उत्कृष्ट कॉलेज की स्थापना की। जब ऐसे संस्थानों के बारे में कल्पना करना मैं प्रवेश कर रहा था तो लंदन का वो कॉलेज याद आ रहा था इस बिल्डिंग को देखने के बाद। अनेक लोगों ने लिखा है कि बाबू लंगड़ सिंह जब पैदा हुए तो लोगों के हाथों की तकदीर बदलने की ताकत लेकर गया। 1899 लंगड़ सिंह कॉलेज की स्थापना के द्वारा उन्होंने उस भविष्यवाणी को सिद्ध करके लिखा कि देश के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद इसी कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने का काम करते थे। बाद में प्रधानाचार्य का दायित्व उन्होंने निर्वहन। अभी कुलपति जी ने कई नाम दिए, दिनकर जी ने भी इस महाविद्यालय में पढ़ाने का काम किया। और मुझे दिनकर जी वो कविता याद आ रही थी, रास्ते में मैं महामहिम राज्यपाल महोदय सुना रहा कि वैशाली के बदनावर से इससे पूछ छवि शांत कहा पूरी उदास कर लगी बता विद्यापति के ग्राम कहा रे रोग रे मगध ये मगध कहाँ मेरे यशो वह चंद्रगुप्त बलराम कहा पैरों पर ही है बड़ी हुई मिथिला कारिणी सुकुमारी रे पूछ कहाँ इसी मुजफ्फरपुर के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी ये मूल्य जिन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का बदला लिया और स्वयं हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। ये योगेंद्र शुक्ल की भी कर्म भूमि है, जिन्होंने काले पानी की सजा को स्वीकार किया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के सामने झुकने से इनकार किया। मुजफ्फरपुर स्वतंत्रता सेनानी रामकृष्ण जीवन ठाकुर की भी जन्मभूमि है, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। 108 साल पहले अप्रैल 1917 पूज्य बाबू मुजफ्फरपुर आए। उस दौरे ने चंपारण सत्याग्रह की नींव रखी और अनेक इतिहासकारों का मानना स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल मुजफ्फरपुर से ही था। बहुत
संपूर्ण गांधी बांधों में मैंने पढ़ा था, यहाँ आने के पहले फिर से उसे बताया। बापू का 12 अप्रैल 1917 का पत्र जो है उन्होंने उस समय के तिरहुत के कमिश्नर LS मार्शल को लिखा था और मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले बाबू दया प्रसाद सिंह के मार्फत उसे भिजवाया। बापू ने कहा था कि वह नील की खेती करने वाले किसानों की दशा के बारे में बातचीत करने के लिए कमिश्नर से मिलना चाहते। मुजफ्फरपुर से ही 13 अप्रैल 1917 को उन्होंने दोबारा पत्र दिया और 15 अप्रैल 1917 को उन्होंने अपने चचेरे भाई मदनलाल गांधी को पत्र लिखा और कहा कि यहाँ का मामला जितना उन्होंने समझा था उससे अधिक गंभीर। उन घटनाओं से मैं समझता हूँ कि देश को नहीं, उन घटनाओं ने देश को नहीं दिखा और ठीक उसके 30 साल बाद भारत की आज़ादी का मार्ग। अगर इतिहास में ध्यान कर देखें तो 12वीं शताब्दी यूरोप में लियोनार्डो ने जिस गणित को का अनुवाद किया ट्रांसलेट, वह दरअसल 300 ईसा पूर्व बिहार में ही रचित ब्राह्मी की रचना थी, जिसे 8वीं शताब्दी में अरबी में अनुवाद किया गया। यानी हजारों वर्ष पूर्व बिहार ने वो ढूंढ निकाला था जिसके आधार पर मानव सभ्यता का विकास। प्राचीन काल में अध्यात्म विज्ञान के साथ साथ और साहित्य नालंदा की कोई तुलना कर रही है। इसी बिहार से मानवता का विकास हमारे मित्रों में समझता हूँ लंबे समय के बाद बिहार पुनः अपने बौद्धिक और सांस्कृतिक गौरव प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो रहा। एक आधुनिक सशक्त और प्रगतिशील बिहार विकास विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे, ये बड़ा अवसर है। अगर देखा जाए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की स्थापना भी ऐतिहासिक और बड़ी दिलचस्प है। इसकी जड़ 1952 में पड़ी। इसकी शाखाएं दशकों तक शिक्षा के क्षेत्र को समृद्ध करती रही। इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी खूबी यही पटना विश्वविद्यालय को छोड़ बिहार के लगभग सभी शासकीय विश्वविद्यालय की कड़े इस विश्वविद्यालय में मिली। आज मैं बच्चियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। कुलपति जी ने भी बताया, मुझे बताया गया है स्नातकोत्तर सत्र में 2021-23 कुल 28 स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल में 22 गोल्ड मेडल हमारी बेटियों ने हासिल किया है। स्नातकोत्तर सत्र 2022 में कुल 25 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिसमें 17 बेटियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय बिहार राज्य और पूरे भारत राष्ट्र के लिए निश्चित रूप से गर्व का विषय। इन उपलब्धियों में हमारी बच्चियों की आवाज भी शामिल है। इन उपलब्धियों में नारी शक्ति का वो स्टेटमेंट और किसी मायने में लड़कों से कम नहीं है और उन्हें अवसर मिले तो हर क्षेत्र में पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आज उनकी उपलब्धियां पूरे बिहार और पूरे देश को संदेश दे रही है। समाज में कहीं भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है तो उसे पूरी तरह समाप्त करना होगा। उन परंपराओं को बदलना होगा जो हमारी बेटियों को समान अधिकार से वंचित करता है। जीवन को अनेक विद्वानों और शास्त्रों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया और हजारों सालों में उस परिभाषा का जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वह है जीवन निरंतर कुछ नया सीखने की प्रक्रिया का नाम है। जीवन ज्ञान की प्यास है। जीवन का मतलब है इस यात्रा में बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानना बाकी रहे, कुछ नया हमें खोजना है, कुछ नया इन्वेंट करना है। जीवन को बचा रहे। उपनिषद में हमारे यहाँ कहा गया विज्ञान यज्ञ कर्माणि तन्ते यति। विज्ञान यज्ञ और कर्मों का सही विस्तार हमारी संस्कृति करती नई रास्ते नई खोज यही नियम करती। आज जो विद्यार्थी अपनी डिग्री लेकर के जीवन की नई राह पर चलने को तैयार हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ जब आप अपने जीवन की नई यात्रा शुरू करेंगे रोज नए अनुभव और वो अनुभव अनेक नई जिज्ञासाएं मन में पैदा करें।
आपको ये ध्यान रखना है कि सीखने की उत्सुकता, उसकी आतुरता और अभी तक जो क्लास में थी वो आगे भी जीवन भर कर्तव्य पथ पर बनी रहने सबसे आवश्यक है। दीक्षांत समारोह का बहुत बड़ा संदेश है। एक मार्ग की यात्रा अभी समाप्त हुई और अब ज्ञान की असली खोज, ज्ञान के अर्जन के दूसरे मार्ग की नई यात्रा प्रारंभ करती। यह ज्ञान का नया मार्ग बिल्कुल अलग तरीके का और ये आपको एक अलग प्रकार का अवसर भी प्रदान है। इसमें सिर्फ सिलेबस और क्लासरूम से जुड़ी थियरी नहीं, बल्कि आपके प्रोफेशन से जुड़े अनुभव के साथ संगठित ज्ञान की वर्षा करनी है। बड़े प्रख्यात राइटर थे टेड विलियम्स। उनका कहना है कि छात्रों और उनके शिक्षक दोनों का सबसे बड़ा फोकस लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता है, जिससे उनकी प्रसिद्धि स्थापित हो सके। बदलते वक्त के साथ आने वाली चुनौतियों का वो सफलतापूर्वक सामना करें। हमारे यहाँ कहा गया, सहनौ यशः सहनौ बल समम, गुरु तथा शिष्य की विद्या ब्रह्म तेज में वृद्धि तथा उनकी प्रसिद्धि एक साथ संसार में फैले। और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा, गुरुविंद होने तरह में हुई ज्यों विरन शंकर सम। हमारी संस्कृति कहती है हर एक युवा के अंदर दो बातें होना बड़ा आवश्यक है। पहला, परिवर्तन की क्षमता और दूसरा, एक साहसी व्यक्तित्व का निर्माण। इन दोनों के द्वारा नौजवान जो सीखता है उसे ही राष्ट्र निर्माण में लगाता है। आज किन परिस्थितियों में हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। भारत कहाँ पहुँच गया, मैं समझता हूँ इस पर आपको जरूर विचार करने की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ, यदि 15 अगस्त को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जो कहा उसका स्मरण करें। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन में भारत से एक टास्क फोर्स की घोषणा में करता हूँ, जिससे इंडस्ट्री की कंप्लायंस टास्क फोर्स होगी, एक्सपोर्ट से जुड़ी इंडस्ट्री को बड़ी ताकत मिलेगी। उस संबंध में प्रधानमंत्री एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई। सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की अध्यक्षता में 2 इन्फॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी गठित हुई। आप सब लोगों को स्मरण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से ही डबल दीपावली मनाने की भी घोषणा की। उस दिशा में भी 21 अगस्त को GST रेट पर्सनलाइजेशन के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 2 स्लैब के स्ट्रक्चर अप्रूव किए। अब सितंबर के पहले सप्ताह में होने वाली GST काउंसिल की मीटिंग का पूरा देश इंतजार कर रहा है। मुझे विश्वास है कि त्योहारों का समय शुरू होने से पहले इसका व्यापक असर देश की अर्थव्यवस्था पर मिलेगा, वो पड़ेगा और लगभग हर सेक्टर पर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा। आज जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं, उसमें इस तरह के क्रांतिकारी एवं तीव्र गति वाले रिफॉर्म बिजनेस इंडस्ट्री को निश्चित रूप से नई ऊर्जा प्रदान करेंगे, एक नए सामर्थ्य के साथ हम उज्ज्वल भविष्य और बढ़ सकेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, अभी 10 दिन पहले आज हम स्थिर और मजबूत इकॉनमी के रूप में दुनिया में अपनी पहचान कायम करें। अभी 10 दिन पहले S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालीन सॉवरेन साख को BBB- से BB से बढ़ाकर BBB और अल्पकालिक रेटिंग को A3 से बढ़ाकर A2 कर दिया। और ये 23 अगस्त को इकोनॉमिक टाइम्स पोल का एक रिसर्च पेपर पब्लिश। अगले वर्ष की तिमाही में हमारी GDP ग्रोथ 6.7% और भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हो। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की इकॉनमी रिजिलियंट है और सबसे बड़ी बात यह है
भारत बड़ी नया जन्मा देश है। भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हमारे लिए संबंध सिर्फ व्यापारिक नहीं रहे, बल्कि हर संबंध करुणा, भाईचारे और परोपकार पर आधारित है। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि भारत कमजोर पड़ जाए, वो गलतफहमी है। और इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, खासतौर से विद्वत जनों से। वे पिछले दिनों अंगस मेडिसिन, दुनिया के प्रख्यात इकोनॉमिस्ट, शायद शोध पत्र रिसर्च पेपर पब्लिश, OECD के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी टीम ने एक अच्छा रिसर्च किया और प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय देशों के, दुनिया के विभिन्न देशों के GDP ऑथेंटिक रिसर्च पेपर पब्लिश। उनके रिसर्च के मुताबिक प्राचीन समय में वर्ल्ड GDP में भारत का हिस्सा 33% हुआ। ये बात की ग्यारहवीं शताब्दी वेस्टर्न यूरोप के सभी देशों का कुल हिस्सा 11%, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इन देशों की बात करें जो आज देश दुनिया की सबसे विकसित और ताकतवर राष्ट्र माने जा रहा है, उनका शेयर GDP में 0.5% से भी कम हुआ। 1765 से लेकर 1947 के बीच गुलामी का काल, अंग्रेज यहां से लगभग $45 ट्रिलियन हमारे देश से लूट करते थे। यहाँ की इंडस्ट्री की तरफ से यूरोप की इंडस्ट्री हिंदुस्तान के पैसे से खरीदी। और जिस प्रकार पूरी दुनिया में पूरे का बढ़त चल रही है, हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर जरूर गर्व होना चाहिए और साथ ही केवल गर्व नहीं, शिद्दत के साथ भविष्य की ओर देखते हुए विकसित भारत के निर्माण में हम सबको कई इसका संकल्प आज के ध्यान समारोह में लेना है। कई सदियों तक भारतवर्ष प्राकृतिक यहाँ लोग मेरे आते रहे, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत एक समृद्ध सभ्यता है। कोई भी ताकत भारत की प्रगति को रोक नहीं सकती। आप सबसे एक ऐतिहासिक तथ्य कहना चाहता हूँ। प्रसिद्ध राइटर विलियम बेल्जिंग की एक किताब आई है द गोल्डन ग्लोब, और उन्होंने लिखा है दुनिया में लोगों को गलतफहमी कि ब्रिटिश राज ने भारत में सभ्यता की नींव रखी। उनका कहना है, मुझे इतने सारे रिसर्च के पश्चात आज आश्चर्य होता है जो विश्व का सबसे पावरफुल, सबसे आधुनिक और सबसे परिष्कृत सभ्यता है, वहां अंग्रेजों ने कौन सी नई सभ्यता को जन्म दिया। और वो लिखते हैं how do you set out to bring civilization to a part of the world that recognizes the supremely civilized of thousands of years? मैं समझता हूँ इन बातों को अपनी जहन में हमें पूरी तरह से रखने की जरूरत है। मैं जम्मू कश्मीर से आया, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे सामने बैठे प्रोफेसर रवि कुमार जी, माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के कुलपति। आप में से बहुत सारे लोग निश्चित रूप से उत्सुक होंगे और मैं सबसे पहले भलगांव के बरबरा से उन सभी 26 नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना। आप सब जानते हैं 24 अप्रैल को यहीं से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललकारते हुए कहा था कि पाकिस्तान को स्थिति पर बहुत बड़ी दुश्मनी है। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों के खिलाफ सैकड़ों से ज्यादा आतंकवादी पाए। 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के द्वारा उस हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारतवर्ष ने आतंकी घटनाओं को लेकर एक रेड लाइन किसी भी आतंकी घटना को देश एक्ट का पार मानेगा। यह ऐतिहासिक कदम है भारत की दृष्टि से, भारतवर्ष के इतिहास में मैं समझता हूँ ऐसा एक दूसरी तस्वीर भी आप सभी ने जम्मू कश्मीर की देखी, गाँव
हो, नारी शक्ति हो या बुजुर्ग, सभी सड़क पर उतर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारों से पूरी धरती कश्मीर की गूंज। एक ऐसे जम्मू कश्मीर की यह तस्वीर है जो एक नई यात्रा पर निकल हुआ। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि नया जम्मू कश्मीर सिर्फ तस्वीरों में नहीं, नया जम्मू कश्मीर वहाँ पे जहाँ आतंकवादियों को नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के सभी शहीदों की सरकारी नौकरी। नया जम्मू कश्मीर वह है जहाँ आतंकवादियों के मन में परांत नहीं बनाया जाए, बल्कि कश्मीर वह है जहाँ सरकारी सिस्टम में बैठे आतंक से जुड़े तत्वों को चुन चुन करके बाहर किया जाता है और टेरर विक्टिम फैमिलीज दशकों के जरिए जख्मों पर मालूम बनाया जाता है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहाँ बच्चों के आँख में पत्थर नहीं पहनते। नया जम्मू कश्मीर वह है जहाँ वर्ष प्रदेश के बाकी हिस्सों की तरफ स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बने। नया जम्मू कश्मीर वह है जहाँ पाकिस्तान के सारे प्रबंध और हड़ताल के कैलेंडर नहीं जारी होते, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के कैलेंडर वहाँ का प्रशासन जारी है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहाँ हमारा युवा इनोवेशन और रिसर्च में नई उपलब्धियाँ हासिल करें। नया जम्मू कश्मीर वह है जहाँ हमारा युवा स्ट्रीट वॉयस नहीं बल्कि स्टार्टअप पर फोकस करता है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहाँ देश के सभी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन IIM, IIT, AIMS, NIFT, IIMC, दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसे संस्थाएं। नया जम्मू कश्मीर वह है जहाँ 9 यूनिवर्सिटियों में से 2 यूनिवर्सिटियाँ जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने नए ग्रेजुएशन में A++ नया जहाँ 100% NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से जमीन पर उतारा है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहाँ शिक्षा के नए मॉडल देश के बाकी राज्यों को प्रेरित करें। डिजाइन जो रोग बिगड़ी जैसे प्रोग्राम आज पूरे देश के शिक्षाविदों का ध्यान आकर्षित करें। शिक्षा मंत्रालय की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने तो विश्वविद्यालय विधान आयोग को निर्देश दिया ये कार्यक्रम देश के बाकी विश्वविद्यालयों में भी लागू होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का युवा बिहार के युवाओं की तरह अपने भाग्य की रचना स्वयं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने पिछले 3 वर्षों में 1030 नए स्टार्टअप प्रारंभ किए हैं जो रजिस्टर्ड और खुशी की व्याप्त किए हैं। इसमें 323 स्टार्टअप का नेतृत्व हमारी बच्ची है। इस बदलाव से देश के राष्ट्र के मुकुटमणि के प्रति एक नया आत्मविश्वास रखा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से भी आग्रह करना चाहूँगा। अमृतकाल में आपको बढ़ चढ़ करके विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लेते हैं। पिछले 11 वर्षों में देश युवा शक्ति के सपनों को साकार करने के लिए देश में संसाधन उपलब्ध है और सहयोग उपलब्ध। आप सोचिए कितना बदलाव 7 दशक में देश में 8 उससे दुगने 10 वर्ष में बढ़ गए। 7 दशक में देश में कुल मेडिकल सीटों की संख्या 82,000, मात्र 10 वर्ष में 1,10,000 मेडिकल की सीटें बढ़ा दी गई। 7 में आए 8 में आए 490 नए विश्वविद्यालय। 2014 में भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, आज हम दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है। 27 साल जाते हैं तीसरे नंबर पर। हमारी GDP 4.19 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। प्रति व्यक्ति आय भारत के 68,000 रुपये से बढ़कर 1,34,000 यानी लगभग दोगुनी हो गई और आंकड़े 1,59,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप 118 यूनिकॉर्न के साथ भारत दुनिया में अमेरिका चीन के बाद तीसरे नंबर पर है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है और हम दुनिया में तीसरे स्थान पर नहीं रहना चाहते। 60 करोड़ लोगों के घर में बिजली, पानी, गैस और सारे जैसी सुविधाएं, लंबी और बड़ी आबादी को मुफ्त इलाज, भारत के स्वाभिमान को पुनर्जीवित करने के लिए उठाए जा रहे कदम इन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत की प्रगति को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब
बिहार को और भारत को, बिहार देश में नंबर 1 और भारत दुनिया में नंबर 1 बिहार देश के विकसित राज्यों में गिना जाता है। मैं उन्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि गौरव को चाहिए और फिर से बिहार की विकास यात्रा जुटनी है। आज सही समय है कि क्लासरूम से बाहर निकल कर साहस के साथ विकास यात्रा में शामिल होने का संकल्प यहाँ से लेकर के जाए। अभी तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय का कैंपस आपके लिए जाना पहुंचा। अब आपकी अज्ञात और अकेले की यात्रा शुरू होगी और इसके लिए साहस, आकांक्षा और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। आप लोगों ने कैंपस में स्वयं महसूस किया होगा, क्लास में थोड़ी हिम्मत बची होती है, चलो जाने चेहरे, लेकिन आज के बाद ये चेहरे आपको नहीं दिखे। कोई चुनौती आए तो उसका सामना करने की भावना आपके दिल में हुई। इस पल अकेले खड़े होने की हिम्मत आप आ जाएगी। आप संघर्ष और चुनौतियों से अकेले निकलकर बाहर आएंगे, तब असली दीक्षांत समारोह का पल दिखाई पड़े। एक छोटी कहानी सुनाकर अपनी बात करता हूँ। बहुत साल पहले एक किसान खेत में बैठकर प्रार्थना करता, भगवान से खेती करता हूँ, बीज डालता हूँ, खाद देता हूँ, पानी देता हूँ और फसल जब तैयार हो जाती है तब कभी आंधी आ जाती है, कभी ओले हो जाते हैं, कभी बेवजह अतिवृष्टि हो जाती है। ये बात अच्छी नहीं है। भगवान से प्रार्थना करे सिलसिला लंबे समय तक हम मतलब भगवान ने प्रकट और कहा, उन्हें बताओ क्या है। किसान ने सोचा कि अच्छा अवसर, बड़ी चीज मांगी। किसान ने भगवान से कहा, प्रभु 1 वर्ष के लिए मौसम का नियंत्रण मेरे हाथ में। भगवान ने कहा था, क्योंकि मौसम किसान के हाथ में, तो उसने अपनी फसल के हिसाब से काम कर गेहूं के बीज खेतों में बो गए। तो किसान ने बारिश कराई, फसल बड़ी होने लगी, फिर बारिश कराई और पानी हो गया। आंधियों को बिल्कुल रोक दिया, ओले बिल्कुल नहीं गिरे, धूप भी बहुत अच्छी, बड़ी बड़ी बारियां आई और किसान बड़ा उसने मन ही मन भगवान से कहा, देखिए जब मौसम का नियंत्रण आपके हाथ में था तो क्या दुर्दशा है, नियंत्रण मेरे हाथ में। लाभार का फसल खेतों में गया, फिर फसल काटने का समय आया, बाजू से गेहूं के बहुत किया, पूरा परिवार इकट्ठा था, भूसा तो अलग हो गया, लेकिन सब हैरान थे। बाजियों के अंदर बाजियां तो बड़ी गेहूं खानी, गेहूं थे तो भी मरे बने। किसान बड़ा हैरान, फिर जोर से भगवान को पुकारने लगा। भगवान फिर आए। किसान ने कहा, प्रभु ये कौन सा न्याय है? भगवान ने कहा, नहीं। उन्हें कहा था कि मौसम का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में हो जाकर दे दिया। किसान मुआसा हो गया, बोला प्रभु मैंने सबको बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से किताबों में जो लिखा है, हमारे पूर्वजों ने जो बताया, उसी हिसाब से समय पर बारिश, समय पर ये देखिए ना, पौधे कितने बड़े, लेकिन बारियों से तो गिर ही गए। आप बताइए मुझसे कब देखा? फसल और बोले फसल के लिए चुनौती ही समाप्त। उसके सामने कोई चुनौती थी नहीं, उनको पढ़ने में तो कोई कठिनाई नहीं, उन्हें आदमियों से जूझना ही नहीं पड़ा। बाजियों में गेहूं आने के लिए थोड़ा संघर्ष करना, थोड़ी आंधी आने की जरूरत थी। उनने मौसम का नियंत्रण करके सिर्फ अच्छी चीजें थी, इसलिए अंदर से बिना संघर्ष, बिना चैलेंज के
एक खोखला कहानी का मूल सूत्र है व्यक्तित्व की अखंडता, ईमानदारी, सच्चाई और समग्रता के चुनौतियों का होना बड़ा आवश्यक है। अगर सभी सुविधाएं मुहैया हो जाए तो व्यक्तित्व में अखंडता नहीं आता और इंसान का विकास भी खोखला रह जाता है। आप इस बात को सदैव जीवन में याद रखिएगा, घिस कर भी पत्थर गिरा पड़ता है। इसलिए दीक्षांत समारोह के पश्चात आप अपने कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करेंगे और सही मायने में आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो। कार के जन्मदाता हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ी क्रांति की। आज फोर्ड गाड़ियों के बारे में आप जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं हेनरी फोर्ड के सामने जीवन की अनेक चुनौतियां, गरीबी के कारण उनकी कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं हो पाई। बाद में उन्होंने मोटर गैराज में काम करना शुरू किया। मोटर उत्पादन में जैसे सिंचाई होती है जिसके द्वारा हजारों गाड़ियां रोज बनती हैं, वही हेनरी का और हेनरी फोर्ड के सामने चुनौती न होती, शायद दुनिया इस आविष्कार से वंचित हो जाए। एक और बहुत बड़ा आविष्कार व्हाट्सएप, इसने पाकिस्तान से दुनिया में नई क्रांति को जन्म दी। आजकल तो ज़्यादातर विद्यार्थी अपनी नोट्स भी व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। व्हाट्सएप बनाने वाले जान की माता घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम, मुझे फ्लोर में सफाई करनी था। तमाम चुनौतियों से जूझते हुए व्हाट्सएप बनाया। वह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म बन गया। जीवन में तमाम चुनौतियों ने भी अनेक अंदर की गलत को मरने नहीं दिया। पूरी शक्ति और सामर्थ्य उन्होंने नई खोज में लगाया। आज मुझे आपसे मेरा आग्रह होगा कि आप पूरी तरह से अपने नए भाग्य की रचना करें, बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाएं और जब हम आजादी का 70वां वर्ष बनाएं विकसित भारत में आपका योगदान हो। मैं एक बार पुनः फिर से सभी ग्रेजुएट की स्टूडेंट्स को हृदय से बधाई देता हूँ। ईश्वर से जो भविष्य की कामना करता हूँ और कुलपति महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं आज चर्चा कर रहा था तो मुझे पता लगा कि यहाँ स्नातक के कोर्स नहीं चलते, ग्रेजुएशन के कोर्स नहीं। मुझे लगता है कि शताब्दी का सबसे बड़ा उपहार जो युवा पीढ़ी को मिला है वो NEP-2020 राष्ट्रीय शिक्षा। बिना अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के मैं नहीं मानता हूँ कोई विश्वविद्यालय NEP को सही मायने में धरातल पर उतार। माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करूँगा, कुलपति महोदय से जरूर ये निर्देश कीजिए जब ग्रेजुएट कोर्सेज भी इस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हो, ताकि विकसित बिहार और विकसित भारत के निर्माण में इस विश्वविद्यालय का योगदान सबसे बेहतर अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल भाई श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय सांसद श्रीमती वीणा देवी जी, माननीय सदस्य विधान परिषद प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी, मुजफ्फरपुर नगर की महापौर श्रीमती निर्मला साहू जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर समीर कुमार शर्मा जी, जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर PK वाजपेयी जी, सम्मानित पूर्व मंत्री श्री अजीत कुमार जी, BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति
प्रोफेसर अमरेंद्र नारायण यादव जी, संकाय अध्यक्षगण, सेनेट और सिंडिकेट के सम्मानित सदस्यगण, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, शिक्षकगण एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण, आज उपाधि ग्रहण करने आए हमारे साथी छात्र छात्राएं और उनके अभिभावकगण, देवी और सज्जन, सबसे पहले तो मैं बिहार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के श्री गिरीश राय जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी को मुख्य अतिथि के तौर पर इस दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किया। हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जहाँ राज्यपाल हैं और उपराज्यपाल अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन आप मुझसे सहमत होंगे कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के कंधों पर जो जिम्मेदारी है वो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण, और मैं जम्मू कश्मीर से थोड़ा संबंध भी रहा है, इस नाते वहाँ मित्र बहुत हैं, मैं अक्सर जाता रहा। हम सब जानते हैं कि सरहद पार से किस तरह कश्मीर का वातावरण दूषित किया गया है। आज अगर हमारी सेना और सुरक्षा बल कामयाबी के साथ उन कुकृत्यों का मुकाबला करके उन्हें वापस धकेला है, वहीं अंदर जो एक माहौल खराब किया गया था, भाई मनोज सिन्हा जी की कार्यशैली, उन्होंने जिस तरह कश्मीरियों के दिल जीते हैं, एक नया वातावरण, जिस नए कश्मीर की बात कर रहे थे, वास्तव में एक नया वातावरण बन गया और मैं उनके काम को देखता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ, तो मुझे फारसी का की एक कहावत याद आ जाती है जो मैंने उनके सामने पहले कभी नहीं की। नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तगू। गुफ्तगू में, अपने संवाद में, अपनी बातचीत में पूरी नरमी, लेकिन अपने कार्य के निष्पादन में जो काम उनके सुपुर्द है, एक नई चेतना पैदा करना कश्मीर में, उसमें कोई काम में कोई कसर बाकी नहीं रह जाती। निश्चित ही ऐसे लोग हम सब के लिए स्रोत बन जाते हैं। मुझे गर्व है कि मेरा ताल्लुक मनोज जी से केवल राजनीतिक नहीं, और मुझे विश्वास है कि हमारे नौजवान खास तौर से इनकी जो कार्यशैली कश्मीर में रही है, भारतीय मानस वैसे ही जटिलताओं से, कॉम्प्लेक्सिटी से कैसे डील किया जाए
वो भारत की भारतीय मानस की विशेषता और मनोज जी के व्यक्तित्व में हम उसका व्यवहारिक रूप देखते हैं। आज के दिन में ये यूनिवर्सिटी हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर है। मैं उनकी पुण्य स्मृति को भी नमन करना चाहता हूँ। आज का दिन डॉक्टर वीर मंडल का जन्मदिन। यहाँ आने की वजह से पटना में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सके। मैं उन्हें इस मंच से उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ और उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए जो योगदान किया है उसकी सामने नतमस्तक होता है। अब जो मेरा प्राथमिक दायित्व है कि आज जिन छात्राओं और छात्रों को उपाधि मिलने वाली है, मैं उन सबको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। आपको बधाई देता हूँ, आपके माता पिता को बधाई देता हूँ, आपके गुरुओं को बधाई देता हूँ, आपके मित्रों को बधाई देता हूँ। हमारे यहाँ कहा गया है, ये मानव प्रकृति है। इंसान जहां तक उसका बस चले सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाना चाहता है। लेकिन दुनिया में दो हस्तियां ऐसी हैं, एक माता पिता और एक गुरु, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके पढ़ाए हुए उन्हें पीछे निकल जाए। सर्वत्र जयेति चेत् पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत् पराजयम्। इनका ऋण हम कभी उतार नहीं सकते, लेकिन जहां तक हमें हो सके कृतज्ञता के भाव के साथ उनको हमेशा याद करते रहें। और हमारी परंपरा में तो माँ बाप और गुरु, इनका दैविक दर्जा है। वो हमारे सम्मान के, परम सम्मान के अधिकारी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेणाधिगच्छति। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ज्ञान वास्तव में वही प्राप्त कर सकते हैं जिनके मन में श्रद्धा भरी, और जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया उनको शांति प्राप्त। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो उपाधि आपको मिलने जा रही है, ये आपको बहुत सशक्त पंख उपलब्ध कराएगी। आसमान खुला हुआ है, जहां तक आपके संकल्प पर निर्भर करता है, जहां तक भी आप उड़ान कर सकें। हमारी कामना है कि आप नए कीर्तिमान स्थापित कीजिए, खूब ऊंची उड़ान उड़िए, अपने लिए ध्यान रखिए। भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च आदर्श एकात्मता है। एकात्मता का मतलब है जहां व्यक्ति अपने अंदर ये योग्यता, क्षमता पैदा करे कि वो स्वयं अपने साथ, जिस समाज में रहता है उस समाज के साथ और परम सत्य के साथ पूर्णतया सामंजस्य स्थापित कर सके।
सबके साथ शांति से रह सके। एकात्मता का मतलब है अपने अंदर वो क्षमता और योग्यता पैदा करना कि जहां सामने से नजर आने वाली विविधताओं के पीछे छुपी हुई एकता को आप देख सकें। उम्र के नौजवान के 11-12 साल की उम्र थी शायद, पता नहीं मुझे क्या नहीं। जब उन्होंने पूछा तुम हो कौन, तो उन्होंने कहा यही जानने के लिए तो आपके पास आया कि मैं हूं कौन, तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। भारतीय संस्कृति इसके मामले में बड़ा स्पष्ट रूप किया है। जहां एक तरफ ये कहा कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चावै पश्यति, जो मुझ एक में सबको देखता है और सब में मुझको देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति, न वो मुझसे अलग होता है और न मैं उससे कभी अलग। तो एक तरफ ये आह्वान है कि उस एक को सब में देखो और सबको उसमें देखो, वहीं दूसरी तरफ बताया मनसा एवा इदम आपदायम नेहा अस्ति किंचना मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या निकानेवा पश्यति। हम अपनी बुद्धि के जरिए जब ये बात समझ जाए कि ये सामने से नजर आने वाली अनेकताएं वास्तविक नहीं है, हम इनका सम्मान करते हैं, इनको स्वीकार करते हैं, लेकिन ये वास्तविक नहीं है, तो वो उपनिषद कहता है कि जो इन्हें वास्तविक समझेगा वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, उसे कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अब इस सबका क्या उद्देश्य, क्या इससे बड़ा कोई साधन हो सकता है विश्व बंधुत्व पैदा करने का? खुद हमारे अपने समाज में एकात्मता का भाव, एकता का भाव, अखंडता का भाव पैदा करने, सब अनेकताओं का सम्मान, लेकिन हम अलग नहीं हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे अंदर दूसरे का भाव हो ही नहीं सकता। यही हमारी परंपराओं का, हमारी शिक्षाओं का, हमारे दर्शन का सार है। हर कोई चाहे जिस पृष्ठभूमि का हो, उसकी खाल का रंग चाहे जो हो, उसकी उपासना का तरीका चाहे जो हो, वो भाषा बोली बोलता हो, वो दूसरा नहीं है, वो हमारा अपना। इसी को स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे कि भारत के पास दुनिया को देने के लिए संदेश है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3-4 साल पहले लाल किले के प्राचीर से कहा पंचकरण की बात। उसमें पहला करण क्या है? अपनी सांस्कृतिक विरासत का बोध, और बोध होगा तो गर्व की भावना आएगी। चूंकि ये जो सार्वभौमिकता है, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। दुनिया में संस्कृतियां परिभाषित हुई, हम गोरे रंग के हैं, हम औरों से बेहतर, हम ये भाषा बोलते हैं, दूसरी भाषा बोलने वाले हमसे कम। हमारी आस्था ये है और आस्था की अभिव्यक्ति का तरीका ये है, हम ही मोक्ष के अधिकारी हैं, हम ही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब नरक में जाएंगे। भारतीय संस्कृति अलग संस्कृति है, उसकी विशेषता ये है। मैं एक ही वाक्य में कहता हूं आपसे, आदि शंकर से किसी
किसी ने पूछा कि मोक्ष का अधिकारी कौन, तो उन्होंने कहा कि जिसके अंदर भी मानवीयता का अंश है, वो मोक्ष का अधिकारी। हमारी समस्या ये है कि हम खुद अपनी सांस एक लंबा सफर कठिन गुजरा है हमारे ऊपर। हम दास्ता का गुलामी का जोआ हमने अपने कंधों पे ढोया है। उसमें हमारी संस्कृति तो नष्ट नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे प्रभावों ने हमें बहुत सारी चीजें भुला दी। तो प्रधानमंत्री जी उसी का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस अपनी संस्कृति को समझिए, उसका बोध होना चाहिए और फिर स्वाभाविक रूप से उसको पर गर्व की भावना आए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक जगह बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा है, मैं उनके शब्द उद्धृत करता हूं, फिर उसका अनुवाद भी करूंगा। उनका आई लव इंडिया नॉट बिकॉज आई बिलीव, आई कल्टिवेट the idolatry of geography, not because I had the good fortune to be born on her soil, but I love India because she has, through tumultuous ages, saved the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. मैं भारत से अगाध प्रेम करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत भूमि में पैदा हुआ हूँ। मेरा प्रेम इसलिए है कि भारत वो देश है जिसने विषम कठिन परिस्थितियों में भी उन जीवंत शब्दों की रक्षा करी, सुरक्षित रखा, जो उसके बच्चों की चैतन्य आत्मा से निकले। गुरुदेव ने तो वजह बता दी, अल्लाह ने फल वजह नहीं बताई, लेकिन ये मान बाकी मगर है अब तक नाम निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना। उन्होंने भी बात कही कि जो वातावरण था वो हमारे विरुद्ध था, पर कोई बात है कि हमारी हस्ती नहीं मिटती। क्या बात है? गुरुदेव ने बताया कि वो ज्ञान की परंपरा है, तपा स्वाध्याय निरतम, ever devoted to the pursuit of knowledge। और वो नॉलेज क्या है? मैंने आपको कहा कि उस ज्ञान का जो चरम बिंदु है वो है एकात्मता। हम अगर अपनी संस्कृति का बोध कर लें, उसको कुछ हद तक आत्मसात कर लें, हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, बल्कि जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम दुनिया को संदेश दे सकते हैं। जो यूरोप ने दुनिया को मानव प्रतिष्ठा की कल्पना की, जिसके आधार पर 1948 में पहली बार मानव की प्रतिष्ठा बहैसियत मानव के स्वीकार की 1948 में। भारत ने हजारों साल पहले मानव की दिव्यता की बात करी, तो उसमें प्रतिष्ठा तो स्वयं खुद ब खुद आ गई। ये हमारी विरासत है। हमारे विश्वविद्यालय, हमारे विद्यालय, मैं मानता हूँ कि निश्चित तौर पर वो वातावरण होना चाहिए कि जिसमें हमें अपनी संस्कृति का भी बोध हो सके। एक दो बात मैं आज के परिप्रेक्ष्य में कहूँगा कि आप ये देश ज्ञान का उजाला, इसलिए माँ सरस्वती
का उपासक लोग अपने आप को मानते। हमें अब तारीफी में जिम्मेदारी की बात करने जा रहा हूं। स्वामी विवेकानंद के शिष्य स्वामी रंगनाथ जी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, और बहुत से लोगों को ये प्रश्न मुझे भी परेशान करता था जब तक मैंने उन्हें नहीं पढ़ा, बहुत बहुत परेशान। भारत की संस्कृति अगर 5000 साल से ज्यादा पुरानी, भारत दुनिया में ज्ञान का केंद्र रहा है, तो भारत के साथ इतिहास ने इतनी क्रूरता क्यों की, इतना जोखिम क्यों उठाना पड़ा? उनका निश्चित तौर अपने स्वामी रंगनाथन को उद्धृत कर, उनका निश्चित तौर पर हम मां सरस्वती के उपासक, लेकिन पतन के काल में ज्ञान का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया आपको, तपा स्वाध्याय निरतम, और तप को कैसे परिभाषित किया है उपनिषद में? तपा स्वाध्याय प्लस विरवचन, ज्ञान अर्जित करो और उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो। उनका क्रिया तो पूरी तरह नहीं होगी, लेकिन ज्ञान की साझेदारी बंद कर। हमारे समाज के हिस्से, बड़े हिस्से ऐसे जिन पर ज्ञान के दरवाजे बंद, उसके नतीजे में समाज कमजोर हुआ, उसके नतीजे में हमें जोखिम उठाने पड़े। आज व्यवस्था बदल चुकी है, एक नया वातावरण है। आजादी से पहले ही जिसे भारत का पुनर्जागरण कहते हैं, वो शुरू हो चुका था, लेकिन हमारी हर एक की जिम्मेदारी, हमारा ज्ञान केवल हमारे लिए नहीं। ज्ञान का मतलब है, एक तो कहा गया है तद्वितीय जन्मा, जब आप ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो ये आपका दूसरा जन्म होता है। माता सावित्री, एक माँ बाप है, और विद्यालय में आने के बाद माता सावित्री, पिता आचार्य। तो आपके व्यक्तित्व का रूपांतरण होना चाहिए। एक बच्चा चंद महीनों का, चंद साल का, वो केवल मां को पहचानता है। आप YouTube पे क्लिप्स देखिए, बाप भी मां के नजदीक आना चाहता है, जब वो मां की गोद में होता है तो वो बाप को धकेल देता है। उस वक्त उसका करुणा का, संवेदना का जो दायरा है वो सीमित हो, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो संवेदना, करुणा का विस्तार होता है। परिवार आता है और रिश्तेदार आते हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आता है तो विश्वविद्यालय के गर्भ से निकलने के बाद आपका नया जन्म होता है, आपके व्यक्तित्व का रूपांतरण होता है। तब आपकी करुणा का, आपकी संवेदना का इतना विस्तार होना चाहिए। यद ज्ञात्वा न पुनः एवं व्यास्य पांडवा येना भूतानि अशेषेना विरक्ष्यसि आत्मनि अपोमयि। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा, और फिर तुम जिस किसी से भी मिलोगे सबसे पहले उसे अपने विस्तार के रूप में देखोगे, और फिर ये देखोगे कि इसे जिसने तुम्हें पैदा किया है उसी ने इसे पैदा किया। भगवान कृष्ण अर्जुन के, तो हमारे अंदर ये तभी संभव है जब हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं आखिर में और कहते हुए, हम 47 में आजाद हुए, अंग्रेज छोड़ के चले गए,
आपके दिमाग में गलत है कि एक तो ये कि कोई भी चाहे आजादी हो, चाहे दूसरे को आदर्शों जो हमारे मन को गरमाते हैं, इनको हासिल करना, दिस इज नॉट वन टाइम मनी। ये एक बार नहीं, 47 में चले गए, लेकिन आपको अपनी आजादी को सुरक्षित कर रखने के लिए हर समय सचेत रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा। दुनिया में वो मानस खत्म नहीं हुआ, आज तरीके बदल गए। आज फौजें लेके कोई नहीं आएगा, लेकिन अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके चाहेंगे कि दूसरे देश अपनी नीतियां ऐसी बनाएं जो उनके अपने हितों के अनुसार न हो, बल्कि बड़ी शक्तियों के हितों को साथ ऐलान कर दिया कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दें, मतलब सुधर जाओ, 25 और लगाएंगे। भारत सरकार ने मुझे इतना अच्छा लगा है तो जवाब ही नहीं दिया, 100% लगा, कोई फर्क नहीं। और मुझे विश्वास है कि आप में से कुछ लोगों ने जरूर देखे होंगे। मुझे लगता है कि ऐसी मेहरबानी की है अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे ऊपर। जरा यूट्यूब पे जाइए, देखिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा, 2 भाषण तो उनके मैंने पिछले 5-6 दिन में सुने, और आज सुबह मैंने उनका एक नया भाषण सुना। उनका गलत सही दिमाग से निकाल दो, आप भारत को हरा नहीं सकते, दबा नहीं सकते। हमारे प्रधानमंत्री क्या है उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, उन्होंने कुछ कहा नहीं जा रहा। ऐसी शानदार भाषण है ओबामा, और उससे भी ज्यादा शानदार भाषण बिजनेसमैन है, व्यापारी जैक मा, जिसकी प्रतिष्ठा व्यापारी से ज्यादा विद्वान की, उसको तो जुमला इस्तेमाल करता है, दी वन कंट्री विच वेस्ट कैन नॉट डिफीट इज इंडिया। और वो किस चीज पर जोर देते हैं? अभी जो मैंने आपसे बात किया क्या वो कहते हैं कि भारत को तुम इसलिए नहीं हरा सकते कि भारत वो खेल खेलता ही नहीं जो तुम खेल खेलते हो। भारत की तो हर चीज उनकी भौतिकता की आध्यात्मिकता में मूलित है, तुम उन्हें नहीं हरा पाओगे। भारत जानता है कि हमने बड़े बड़े कष्ट झेले हैं, उन्हें आदत है, उन्हें जटिलताओं से निपटने की आदत है, तुम नहीं हरा सकते। और डेविड एटनबरो जो एक ब्रिटिश विद्वान है, उसका भाषण 56 मिनट का सुनते तो मुझे ये लगा जैसे उन्होंने हमें गुलाम बनाया था, उसका प्रायश्चित कर रहा था। ऐसा शानदार भाषण मैं चाहूंगा कि आप हमको सुने। हम वही क्रिस्टियान मान को एक ऐसे CHS सेक्स, वो अमेरिकन विद्वान, पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, भली पढ़नी है स्पीचेस, भारत नहीं बोल रहा। परंतु मैंने हंस के प्रधानमंत्री जी से पूछा, तब तक मैंने औरों को नहीं सुना था, मैं क्या कहीं आपने गुप्त रूप से ओबामा को अपना राजदूत तो नहीं कर दिया? हंसने लगे। अब एक तरफ भारत की ये तारीफ हो रही, दूसरी तरफ आपको कष्ट नहीं होता? हमारी संसद में जिस अमर्यादित भाषा, मैंने कल सवाल किया कि वकील का काम केवल कानून की व्याख्या करना होता है। वकील की हिम्मत है कि जज के सामने अमर्यादित भाषा बोल सके। अगर अमर्यादित भाषा बोलेगा तो क्या होगा? कानून में दिया हुआ है, ये कार्रवाई होगी अमर्यादित भाषा। और तो कानून बनाने वालों की सभा, यहां तो केवल कानून की व्याख्या होती है, जो व्याख्या की जाती है उसको भी बदलने का अधिकार पार्लियामेंट को है। तो जहां कानून बनाने का काम होता है, वहां पे ऐसे नारे लगाए जाए और ऐसी भाषा बोली जाए
जो इस डर से गिरी हुई हो, जो अमर्यादित हो। लोकतंत्र में कानून से ये चीजें ठीक नहीं होती। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता है, जनता के पास है। हमें कहीं ना कहीं उसका नोटिस लेकर और ये बताना पड़ेगा कि क्या हम ऐसी भाषा को स्वीकार करने को तैयार हैं। अगर ये चीजें, इस पर जनता की प्रतिक्रिया नहीं तो लोकतंत्र तो लोकराज के सहारे चलता है, और लोकराज में अमर्यादित व्यवहार हो, अमर्यादित भाषा हो, उसके लिए कोई जगह नहीं। आपने मुझे इतनी देर शांति के साथ सुना, मैं आपका आभारी हूँ। और एक बार फिर मैं मनोज जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये कष्ट किया कि जहाँ वो उनका 1 मिनट कीमती है कश्मीर में, वो हमारे निमंत्रण पर चलकर यहाँ आए और उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई। लोक का समझता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। 2025 में रजत की जाने वाली पार्टी को आजीवन अपने चरित्र एवं व्यवहार से इसकी गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा या रखूंगी। आशुतोष, सोनू कुमार, कुमारी, सोनम रानी, हेरम जहां, अंजलि कुमारी, तलत फातिमा। ना इधर मतलब कंटिन्यू चेक नहीं पकड़ा पा रहा है लाइन बोले नहीं थोड़ा सा। फैसल मंसूर, निशा कुमारी, अंकिता कुमारी, वंदना कुमारी, अवंतिका, चंदा कुमारी, प्रिया कुमारी, अभिषेक कुमार, अमिता कुमारी, अवंतिका डे, सना साहिन। अब उधर पकड़िए ओवरलैप नहीं बोलिए ओवरलैप होगा। तुलसी कुमारी, अंजलि कश्यप, मेधावी, बिंदु कुमार, भाविनी, अंशुप्रिया, योगेश कुमार, कृति कुमारी, सादिया सना, अमृता, मानसा। अनन्या का, स्नेहा रंजन, आनंद निशा, उज्मा रहमान, पूजा कुमारी,
संजीव कुमार, अंजलि कुमारी, सौरभ कुमार, अनंत कुमारी, माधव मुरारी, कृष्ण कुमार। And Madhav Murari will come on the stage for Dr. Ram Bihari Singh Memorial Gold Medal. Sanjeev Kumar will come on the stage first. सिंगल प्रयास के लिए निकल जाएंगे। Madhav Murari है अवंतिका डे। डॉक्टर राम बिहारी सिंह मेमोरियल गोल्ड मेडल संजीव कुमार। प्रोफेसर मेमोरियल गोल्ड मेडल माधव मुरारी एंड अवंतिका दे। ग्रुप फोटोग्राफी के लिए हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स को 3-3 करोड़ में भेजे। 3 रो के कैंडिडेट्स को एक साथ भेजे। बाइक लेने गया था। आप सभी अपने स्थान पे खड़े रहे और सभा यात्रा के लिए सभी लोग सदस्य रहे।